हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इमेजिन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, आज का जो मेरा लेक्चर है वो बेटा नीट वाले बच्चों के लिए नीट केमिस्ट्री, बेटा जेईई मेंस केमिस्ट्री और एडवांस केमिस्ट्री तक का मेरा ये लेक्चर जाने वाला है। अब मैं कोई भी टॉपिक उठाऊंगा तो बेटा ग्राउंड लेवल से और जो उसकी मैक्सिमम टॉप लेवल है वहाँ से, मतलब 0 से इन्फिनिटी तक मैं जाने वाला हूँ। बच्चा लेवल से चच्चा लेवल तक, ठीक है, बच्चा और चच्चा, ठीक है, मतलब मिनिमम लेवल से क्या करूँगा, टॉप लेवल तक ले जाऊँगा। अगर कोई बच्चे अदर कम्पिटिटिव एग्जाम भी, जैसे बिट सेट का एग्ज़ाम वगैरह होता है, तो अगर वो सब भी भर रहे हैं तो वो भी मेरे इस लेक्चर को देख करके एक पर्टिकुलर टॉपिक, एक लेक्चर पे एक पर्टिकुलर टॉपिक को बेटा वो टोटल कवर कर सकते हैं। और बीच में मैं अपने कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह यानी क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगा, ताकि बच्चों को ये पता रहे कि मैं अपना जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो बेटा अप्लाई कैसे होगा। उसके बाद आप पीवाईक्यू आराम से लगाइए, आपके पीवाईक्यू आराम से सॉल्व हो जाएंगे पर्टिकुलर टॉपिक के, ठीक है। मतलब पूरे लेक्चर में अगर आप लगातार पूरा लेक्चर कंप्लीट देखते हैं तो उस पर्टिकुलर टॉपिक का कोई भी पीवाईक्यू आपका मिस नहीं होगा। इसके बाद भी अगर किसी का कोई पीवाईक्यू नहीं आ रहा है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में अपना जाके पीवाईक्यू भेज दो, मैं उसका सलूशन आपको बना के भेज दूंगा, ठीक है। आज का जो मेरा टॉपिक है बेटा, मैं फिर से बता दूं, ये नीट वाले बच्चों के लिए है, जेईई मेंस वाले बच्चों के लिए है, एडवांस वाला बच्चा भी पर्टिकुलर टॉपिक को देख सकता है, वहां तक का लेवल मैं ले जाऊंगा। अब नीट वाला कहेगा सर मेरे को एडवांस की क्या ज़रूरत है, तो मैंने कहा ना मैं बॉटम लेवल से उठाऊंगा और जो मैक्सिमम टॉप लेवल तक है वहां तक ले जाऊंगा। तो आप बॉटम से मिडिल पे रुक जाइएगा, किसने कहा कि आप पूरा ही देखेंगे एडवांस लेवल तक का, ठीक है ना। तो बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। सबसे पहले बात आती है सर ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या हैं। तो भाई किसी भी कंपाउंड में अगर बेटा कोई एटम हटके कोई एटम लग जाए या बेटा कोई एटम हटके कोई ग्रुप लग जाए तो ऐसी रिएक्शंस को बेटा मैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बोलता हूँ। क्या कहा मैंने, अगर किसी भी रिएक्शन में किसी एटम के बदले बेटा एटम लग जाए, ग्रुप के बदले बेटा ग्रुप लग जाए, तो ऐसी रिएक्शंस को बेटा मैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलता हूँ, ठीक है। वैसे तो मेरी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस 3 प्रकार की होती हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कोई कार्बन ले लिया और इसके ये 4 बॉन्ड बना दिए और ये मेरे पास कोई पर्टिकुलर ग्रुप है जिसको बेटा मैं लीविंग ग्रुप के नाम से जानता हूँ। लीविंग ग्रुप सर क्या होता है, सब एक एक बात बताऊंगा, छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात इस लेक्चर में कवर होगी। तो आप किसी अदर कंपटीशन का भी फॉर्म भर रहे हैं तो भी आप क्रैक कर लेंगे। कॉन्सेप्ट बेस्ड लेक्चर है, कहीं इधर उधर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास एक्स बेटा कोई निकलने वाला ग्रुप है जो कार्बन से अटैच्ड है। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि इस सबस्ट्रेट पर, ये बेटा सबस्ट्रेट है, अगर इस पे बेटा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे, इलेक्ट्रोफाइल तो आपको जानकारी में होना चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर जुड़ जाता है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल आया और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर आके ऐड हो गया, मतलब एक्स हटा इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा, तो हम इसे बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मोस्टली ये बेंजीन रिंग में देखने को मिलती है। मोस्टली कहाँ देखने को मिलती है बेटा, बेंजीन रिंग जो होती है उस पर ही मोस्टली इलेक्ट्रोफाइल का अटैक देखने को मिलता है, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल आ जाए। न्यूक्लियोफाइल का मतलब जो बेटा इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज होते हैं ना, उसे बेटा मैं न्यूक्लियोफाइल कहता हूं। अगर न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करता है और इस एक्स को बाहर का रास्ता दिखा देता है और खुद जाके यहां जुड़ जाता है, तो इसे मैं बोलता हूं बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो हमारा आज का मेन टारगेट है। मेन मेरे को आज SN1 कंप्लीट करना है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। एक और तरीका है कि यहाँ
यहाँ पर हो सकता है कोई रेडिकल आके अटैक कर दे, रेडिकल, फ्री रेडिकल, और रेडिकल आके यहाँ पर जुड़ जाए, तो इसे मैं बोलता हूँ बेटा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रेडिकल रिएक्शन, या रेडिकल सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, सॉरी रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये मेरे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मतलब ये मेरे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब ESR बोल सकता हूँ, इसे मैं NSR बोल सकता हूँ, और ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल सकता हूँ FRSR। मतलब ये ऐसे 3 नामों से हम लोग जानते हैं। पहला मैंने क्या बोला, पहला ESR है, ठीक है, दूसरा मेरे पास NSR है, और तीसरा मेरे पास है बेटा FRSR। ठीक है, बात समझ में आ गई। फिलहाल आज हम लोगों को अपना जो टॉपिक कवर करना है बेटा वो एसएन रिएक्शन को लेकर के है। तो एसएन रिएक्शनें भी हमारी 2 प्रकार की देखने को मिलती हैं, मगर बच्चा हम लोग जो 2 प्रकार के रिएक्शन हैं उसमें मोस्टली आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं बच्चा SN1 रिएक्शन को कंप्लीट कवर करेंगे। मतलब हम लोग आज इस बड़े से लेक्चर में बेटा टोटल क्या कंप्लीट करने वाले हैं, SN1। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सर SN1 का नाम क्या है, तो ये मैं बोलता हूँ बेटा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, इसका बेटा ये नाम हो गया। तो अगर किसी रिएक्शन का जो रेट ला है उसका जो रेट है बेटा केवल एक मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल पर डिपेंड नहीं करेगा, तो उसे मैं या तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलता हूँ या बच्चा मैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन के नाम से भी जानता हूँ। ठीक है, मतलब मेरे पास या तो आप बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ 1 यही इंडिकेट करता है, या मैं इसे बोल सकता हूँ सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब सीधा सा पहले मैं इसकी मैकेनिज्म में जाता हूँ कि आखिरकार सर इसकी मैकेनिज्म किस तरह से होती है। सेकंड नंबर पे देखो भाई, अभी मैं जनरलाइज सबस्ट्रेट ले रहा हूँ, मैं यहाँ पर RX लेके चलता हूँ। क्या लेके चल रहा हूँ, RX। ठीक है बेटा, जो SN1 रिएक्शन होती है उसकी मैकेनिज्म 2 स्टेप में होती है। मतलब जो मेरे पास SN1 रिएक्शन है उसकी मैकेनिज्म बच्चा मेरे 2 स्टेप में होती है। पहले स्टेप में ये जो लीविंग ग्रुप है ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को तोड़ करके निकलेगा, और ये स्टेप बेटा स्लो स्टेप देखा गया है। देखो भाई, कोवैलेंट बॉन्ड टूटना इतना आसान काम नहीं होता है। मजबूत बॉन्ड होता है बेटा, उसे तोड़ने में लगता है समय। किसी भी मजबूत चीज़ को तोड़ना हो तो आप समय लेंगे उसमें। ठीक है, कमज़ोर चीज़ तो एक हाथ मारो टूट जाती है। ठीक है, किसी मजबूत चीज़ को तोड़ना हो समय लगता है। तो ये स्टेप बेटा स्लो स्टेप है, यानी यही मेरा RDS हो गया। RDX नहीं बोल रहा हूँ बेटा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लो स्टेप जो होता है वही रेट ला डिसाइड करता है कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। फिलहाल X तो अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो R पे आ गया प्लस, और ये बन गया X माइनस। ठीक है, तो एक बात तो चलो क्लियर हो गई कि मेरे पास जो SN1 रिएक्शन है उसमें मोस्टली कार्बोकैटायन बनने वाला है। क्या बनने वाला है बेटा, कार्बोकैटायन बनने वाला है। ठीक है, और कार्बोकैटायन हमारा होता क्या है बेटा, इंटरमीडिएट। तो एक बात विशेष ध्यान रखते जाइए कि जब भी कभी SN1 रिएक्शन बेटा होने वाली है तो वहाँ पर रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट आती हैं। TS तो सब जगह पे आती हैं, मगर कुछ रिएक्शनें ऐसी होती हैं जो TS में ही कंप्लीट हो जाती हैं, वहाँ पर कार्बोकैटायन देखने को नहीं मिलता है। मगर यहाँ पर आपका कार्बोकैटायन देखने को मिलेगा, मतलब इंटरमीडिएट एग्जिस्ट करता है। और कार्बोकैटायन के बारे में अगर जानकारी नहीं है तो मैं बता दूं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्लेनर, क्योंकि इसका जो कार्बन होगा
वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। ठीक है, मतलब यहाँ जो इंटरमीडिएट बना है कार्बोकैटायन ये प्लेनर शेप का होगा और यहाँ पर इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, प्लेनर ज्योमेट्री का है। ये मेरे पास मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप था जो कि स्लो होता है। अगर मैं सेकंड स्टेप की बात करूं तो अब ये R+ यहाँ बन गया होगा। कोई न्यूक्लियोफाइल बहुत बेचैन टहल रहा होगा अपने इलेक्ट्रॉन को किसी को देने के लिए कि कहीं ना कहीं मैं दे करके अपने ये बोझ को, अपने सर के बोझ को, जो माइनस का जो बोझ है किसी को दे दूं तो ये बोझ इसे दे देगा और बना देगा R न्यूक्लियोफाइल। ये मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट होगा बेटा। क्या होगा? प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये मेरे पास स्टेप फास्ट होगा सर जी। क्यों सर जी फास्ट होगा? बेटा आयनिक रिएक्शनें जितनी भी होती हैं बेटा वो सभी तेज गति के साथ होती हैं। जितनी भी बेटा आयनिक रिएक्शनें होती हैं बेटा वो फास्ट होती हैं। अगर किसी को लग रहा हो सर ये तो बड़ी छोटी मोटी बातें बता रहे हैं, आप लेक्चर चलने दीजिए, अभी पता लगेगा कि छोटी मोटी बातें थी कि क्या कौन सी बातें थी। ठीक है, तो ये मेरे पास काफ़ी फास्ट स्टेप होगा। तो अगर मेरे को इस SN1 रिएक्शन का बच्चा रेट ला लिखना पड़ जाए तो रेट ऑफ द रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन ओनली स्लो स्टेप। ठीक है, तो स्लो स्टेप पहला वाला है, तो रेट ऑफ द रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन, जो रेट है रेट इज इक्वल टू ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RX हो जाएगा। इसमें मैं न्यूक्लियोफाइल को बेटा नहीं रख पाऊंगा। ठीक है, तो रेट जो केवल RX पे डिपेंड कर रहा है, फिर मैं यहाँ कांस्टेंट लगा दूंगा तो रेट इज इक्वल टू K हो जाएगा और बगल में बच्चा हो जाएगा RX। तो ये किस ऑर्डर का बेटा हो गया? फर्स्ट ऑर्डर का हो गया। ठीक है, अच्छा चूंकि स्लो स्टेप में इसका बेटा कार्बोकैटायन बन रहा है। ठीक है, स्लो स्टेप में बेटा कार्बोकैटायन बन रहा है, तो एक बात का तो विशेष ध्यान रख लो कि SN1 रिएक्शन का जो रेट है वो बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पर डिपेंड करेगा। जितना स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा बेटा रिएक्शन का रेट उतना ही ज़्यादा फास्ट होने वाला है। बात सुनिएगा, अगर मेरे पास मैंने कहा कि कोई 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, कहीं 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, कहीं 3rd डिग्री कार्बोकैटायन है, कहीं बेंजाइलिक बन रहा है, तो भैया जितनी ज़्यादा डिग्री होती है या बेंजाइलिक या एलाइलिक में से अगर आता है तो मैं बोलता हूँ बेटा वो स्टेबल कार्बोकैटायन होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, तो ये बच्चे बिल्कुल भी नहीं ध्यान देते और क्वेश्चन बेटा वो इसी से ही पूछता है कि 4 या 3 सबस्ट्रेट जो भी पकड़ा देगा कहेगा बता दो बेटा इसमें SN1 का रेट किसमें फास्ट होने वाला है, इसमें SN1 का रेट किसमें फास्ट होने वाला है। तो कुल मिला के आपको सबसे लीविंग ग्रुप हटा देना है, आपको सबसे लीविंग ग्रुप हटा देना है और बेटा अपने कार्बोकैटायन की चुपचाप से स्टेबिलिटी चेक कर लेनी है। अगर आपका कार्बोकैटायन बहुत स्टेबल बन रहा है तो मैं बोलूँगा भैया कि इसका रेट फास्ट होगा, जिसका कम स्टेबल उसका थोड़ा स्लो, जिसका कार्बोकैटायन बहुत कम स्टेबल उसका SN1 का रेट और बेटा स्लो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात आप जो भूल जाते हैं, पूछ सकता है बीच में कि जो इंटरमीडिएट बना है ये बेटा कायरल है कि ए कायरल है। ठीक है, कायरल ए कायरल को लेकर के भी हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री में आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि SN1 रिएक्शन का बेटा इंटरमीडिएट कैसा होता है, तो मैंने अभी बताया कि SN1 रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट है वो है कार्बोकैटायन। क्या है बेटा? कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन का जो स्ट्रक्चर है वो प्लेनर होता है। तो किसी भी प्लेनर मॉलिक्यूल में बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। क्या कहा? किसी भी प्लेनर मॉलिक्यूल में बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। और अगर बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई तो POS आ गई, है ना। और अगर POS आ गई तो वो मॉलिक्यूल कभी भी लाइट नहीं घुमा सकता है। मतलब वो मॉलिक्यूल यानी वो इंटरमीडिएट या जो कुछ भी है वो बेटा आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होने वाला है। मतलब ये जो आपका इंटरमीडिएट है, ये जो आपका
इंटरमीडिएट है, ठीक है, वो ए कायरल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा हम लोग? ए कायरल। मतलब कुल मिलाकर अगर उसने पूछा कि SN1 रिएक्शन का आपका इंटरमीडिएट कैसा होता है तो मैं बोलूँगा बेटा ए कायरल। आप वीडियो पॉज करके इतना नोट कर लीजिए, मैं रफ करके आगे बढ़ता हूँ। ये तो यहाँ तक बात हो गई। अब बेटा हम लोग अपने SN1 रिएक्शन की बेटा पढ़ेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चा? हम लोग अपने SN1 रिएक्शन की बच्चा स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। मतलब हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो लाइट घुमाने वाला है, कायरल है, ए कायरल है, क्या रेसमिक मिक्सचर बनने वाला है कि इन्वर्जन होने वाला है या रिटेंशन होने वाला है। तो देखो पहला एग्जाम्पल तो मैं क्या कर रहा हूँ, सी पर मैंने 3 CH3। अभी मैं जनरलाइज पढ़ा रहा हूँ, जनरलाइज अभी नहीं देख रहा कि किसमें SN1 फास्ट होगा किसमें स्लो होगा, सब देख के बताऊंगा अभी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये कोई सबस्ट्रेट ले लिया और मेरे से पूछ रहा है बताओ कि इस SN1 रिएक्शन की बेटा स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी। तो मैं साफ लिख दूंगा सर यहाँ पर नो स्टीरियोकेमिस्ट्री आएगी। बच्चा यही ध्यान नहीं देता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री होने के लिए आपके पास सबस्ट्रेट को कायरल होना चाहिए। कायरल के लिए क्या है, जो कार्बन है उस पे सारे ग्रुप अगर डिफरेंट हुए, अगर कार्बन पे बेटा सारे ग्रुप डिफरेंट हुए तो आपका मॉलिक्यूल कायरल होगा। अगर वो पहले से ही ए कायरल है तो उसमें किसी प्रकार की बेटा कौनो स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं आने वाली है। तो इस जगह थोड़ा सावधान रहिएगा कि SN1 रिएक्शन अगर लोगों के नाम पे आता है तो लोग याद रखते हैं सर रेसमिक बनता है, आधा D बनता है, आधा L बनता है। बन तो सब कुछ जाएगा तुम्हारा, मगर ये तो देख लो कि आपका जो स्टार्टिंग मटेरियल आप लेके चले हो वो खुद लाइट घुमा रहा है कि नहीं घुमा रहा है। मतलब शुरुआत वाला ही लाइट नहीं घुमा रहा है, शुरुआत वाला ही ए कायरल हुआ जा रहा है, तो आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे आ जाएगी। तो अगर आपके पास कायरल सेंटर नहीं है तो वहाँ पर किसी प्रकार की बेटा कोई भी स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं आएगी। अब बात करते हैं, ये कार्बन लिया, ये X लिया, मैंने यहाँ पर एक R1 कर दिया, ऐसे डॉट 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 करके मैंने एक R2 कर दिया और डार्क करके मैंने R3 कर दिया। अब देखो, अब मुझसे कहा जाए कि इस जगह पे बेटा स्टीरियोकेमिस्ट्री आएगी। हाँ सर बिल्कुल आ जाएगी, क्योंकि ये मैंने आपका फ्लाईवेज प्रोजेक्शन बनाया है जिसमें ये वाले 2 बॉन्ड बेटा प्लेन पर है, ये वाला प्लेन के ऊपर है, ये वाला प्लेन के पीछे है, ठीक है। अब देखिए इस वाले में यहाँ X लगा है, ये तो लीविंग ग्रुप है। ये R1 R2 R3 आपको ये बताने की चेष्टा कर रहे हैं कि ये तीनों ग्रुप बेटा डिफरेंट हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से X भाई साहब को निकाल दूंगा, निकाल दिया मैंने, तो यहाँ बन जाएगा कार्बोकेटायन। मगर वो जो कार्बोकेटायन होगा बेटा वो तो प्लेनर हो जाता है, तो मैं उसको प्लेनर दिखा रहा हूँ। C ये मान लो पीछे बैक टू पवेलियन ऐसे चला गया, ये पीछे है, ये प्लेन पर ही आगे है और ये प्लेन पर ही इधर लाइन पे है, ठीक है। तो ये R1 है, ये मेरे पास R3 है, ये मेरे पास R2 है और बेटा इसके पास एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल आ जाएगा जिस पे चार्ज होगा पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन है वो बच्चा है sp3, ठीक है, मगर यहाँ जो बच्चा कार्बन है वो sp2 है। इतना तो आपको जानकारी में होगा कि अगर बेटा कोई कार्बन sp2 में आ गया है ना तो बेटा एक p ऑर्बिटल उसका बेटा बच गया। अगर एक p ऑर्बिटल बच्चा बच गया है तो वो अनहाइब्रिड हो जाता है और अनहाइब्रिड आपका प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, ठीक। तो ये ऐसा बन गया। अब बताइए ये जो प्लेनर बन गया है इसमें जो ऑर्बिटल के लूप खाली हैं, प्लेन के ऊपर भी आधा लूप खाली है और प्लेन के थोड़ा नीचे भी आधा लूप खाली है। तो जो न्यूक्लियोफाइल आएगा मेरे भैया, जो न्यूक्लियोफाइल आएगा बताइए वो कहाँ कहाँ से। न्यूक्लियोफाइल तो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, वो तो कहेगा जहाँ पर मेरे को खाली ऑर्बिटल दिखेगा वही मैं ही मुंह मार दूंगा, ठीक है। तो भाई ये न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी आ सकता है और ये न्यूक्लियोफाइल नीचे से भी आ सकता है। चलो भाई एक बार न्यूक्लियोफाइल ऊपर से ले आता हूँ, मतलब उधर से ले आता हूँ जहाँ पर X लगा था। तो ये C हो गया, C पे भैया मेरे न्यूक्लियोफाइल हो गया,
ये R1 भैया ऐसे पहुंच गए, R3 भैया भी ऐसे आ गए और ये मेरे R2 भाई साहब। तो ये जो होता है आप देखिए पहले के जैसा मैच कर रहा है, मतलब जो स्टीरियो केमिस्ट्री इसकी होगी बेटा वही इसकी होगी। जैसे अगर ये R हुआ तो ये भी R होगा, ठीक है, रेक्टस वाला। अगर ये S हुआ तो ये भी S होगा, सेंस्टर वाला, ठीक है। तो ये मैं बोलता हूँ रिटेंशन हो गया। क्या हो गया? टेंशन मत लीजिए, रिटेंशन लीजिए। क्या लीजिए? रिटेंशन। टेंशन काहे के लेनी है भाई? रिटेंशन हो गया। रिटेंशन का मतलब पता है ना कि अगर पहले स्टीरियो R थी तो बाद में भी R है, अगर पहले स्टीरियो S थी तो बाद में भी S है। अच्छा अब ये बताओ बउआ, जब नीचे से अटैक करेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल तो नीचे से आके जुड़ेगा, सब ऊपर पलट जाएंगे। मतलब ये R1 ऐसे चला गया, सब जाएगा बस ऊपर दिखने लगेगा। ये R3 ऐसे हो गया और मेरे पास डैश 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 करके ये हो जाएगा R2। तो आप देख सकते हैं कि जिधर से लीविंग ग्रुप निकला है उसके अपोजिट न्यूक्लियोफाइल लगा है, यानी यहाँ पर बेटा आपका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो इन्वर्ट हो चुका होगा। क्या हो चुका होगा बच्चा? इन्वर्ट हो चुका होगा। तो यहाँ बोलूँगा कि इन्वर्जन हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चा? इन्वर्जन हो जाता है। क्या हो गया बेटा? इन्वर्जन। मतलब कुल मिला के जब बेटा SN1 रिएक्शन चल रही होगी और आपके पास सेंटर कायरल होगा, ठीक है, बिना कायरल के ऊपर लिखा तो भाई मैंने बिना कायरल के नो स्टीरियो केमिस्ट्री, ठीक है। मगर जब कायरल होगा तो जो लिया है, जैसे अगर ये R हुआ, अगर ये बेटा कैपिटल R हुआ तो ये हो जाएगा R और ये हो जाएगा S, RS का मिक्सचर बनेगा और लगभग इक्वल अमाउंट में बनता है। तो मैं बोलता हूँ ये लगभग रेसमिक मिक्सचर बन गया, ठीक है। अगर ये बेटा कैपिटल S हुआ तो ये वाला कैपिटल S होगा और ये वाला कैपिटल R होगा। तो हमें क्या क्या शिक्षा मिल रही स्टीरियो केमिस्ट्री में, लाइन से इसको रफ करके 5-6 पॉइंट बताने वाला हूं, उनको आप बिल्कुल इत्मीनान से नोट डाउन कर लीजिएगा कि SN1 में क्या क्या कहानी है। अगर सेंटर कायरल नहीं हुआ, अगर बेटा सेंटर कायरल नहीं हुआ तो जीरो केमिस्ट्री मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं लगेगी बेटा। और अगर कायरल हो गया तो आपको देखने को मिलेगा आधे मॉलिक्यूल मोस्टली उसी स्टीरियो केमिस्ट्री के आते हैं और आधे की स्टीरियो केमिस्ट्री बेटा चेंज हो जाती है। मैं रफ कर देता हूँ फटाफट, 2 मिनट लगेगा मेरे को रफ करने में। मैं फिर भड़ाक से 3-4 पॉइंट लिखूंगा और आपको सारी बातें शॉर्टकट में समझ में आ जाएंगी। तो कुल मिला के पहला पॉइंट है कि जो आपका SN1 रिएक्शन होता है वहाँ पर रेसिमाइजेशन होता है। क्या होता है? रेसिमाइजेशन होता है। अगर लिखूं 100% तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू थ्योरिकल कॉन्सेप्ट, मतलब थ्योरी के अकॉर्डिंग। मेरी बात सुनिएगा, अब यहाँ थोड़ा सा ट्विस्टिंग वाला काम है। अगर थ्योरी कहेगी तो वो कहेगी 100% रेसिमाइजेशन, मतलब 50% आपके D बनेंगे प्लस 50% आपके L बनेंगे, ठीक है, 50% आपके D बनेंगे, यानी 50% आपका रिटेंशन वाला होगा, 50% आपका रिटेंशन वाला होगा और 50% आपका इन्वर्जन वाला होगा। इतनी बात क्लियर है? ये मगर ध्यान रखने वाली बात है अकॉर्डिंग टू थ्योरी, ठीक है। अच्छा ये चूंकि D और L है तो मैं बोल सकता हूँ फॉर्मेशन ऑफ इनेंशियोमर। क्या बोल सकता हूँ? ये हमारे की पॉइंट्स हैं, जो आपको चाबी वाले पॉइंट नहीं कुल लोग लिखाते हैं, वही चाबी वाले पॉइंट है। फॉर्मेशन ऑफ इनेंशियोमर्स बोल सकता हूँ, ठीक है, इनेंशियोमर्स, ठीक है। इनेंशियोमर्स क्या होते हैं बेटा? आपके जो मिरर इमेज होते हैं, जो आपके मिरर इमेज होते हैं वो आपके इनेंशियोमर थे, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन ऑफ इनेंशियोमर, ठीक है। और ये NSI होते हैं। सर ये क्या लिख दिया आपने? ये होता है नॉन सुपर इम्पोजिबल, ठीक है। तो मेरे पास जो इनेंशियोमर्स बनते हैं बेटा वो हमेशा नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। अगर मैं बात करूं
प्रैक्टिकल की, तो रेशमाइजेशन जो होता है, प्रैक्टिकली बात करूँ, रेशमाइजेशन लेस देन 100%, 100% से लेस देन होता है। मतलब अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ कि क्या ऐसा होता था, हाँ, तो ये तो हम लोग अकॉर्डिंग टू थ्योरी बोल देते हैं, मगर प्रैक्टिकली देखा गया है कि रेशमाइजेशन जो होता है वो 100% नहीं होता है। मतलब कहना ये चाह रहा हूँ कि रिटेंशन और इनवर्ड प्रोडक्ट में बेटा एक ज़्यादा होगा और एक बेटा कम होगा। मतलब अगर आपसे कोई सीरियसली पूछ ले क्या SN1 में हमेशा 100% रेशमाइजेशन होता है, बोल दो सर नहीं, थ्योरी कहती होगी, मगर प्रैक्टिकली देखा गया है कि आपका जो रेशमाइजेशन है बेटा 100% से कम होता है। इसका मतलब D और L में कोई एक ज़्यादा होगा और एक कम, तो DL तो हम लोग देख के बता भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसे बात करेंगे रिटेंशन और इन्वर्जन, यानी रिटेन्ड प्रोडक्ट, मतलब रिटेन्ड का मतलब क्या, जो स्टीरियो पहले थी वही वाली, और इनवर्ट प्रोडक्ट का मतलब चेंज वाली, उसमें कौन सा ज़्यादा होगा। तो मैं बता दूं इस केस में जो मेरा रिटेंशन है वो 50% से कम रह जाता है। मतलब जो रिटेंशन वाला काम है वो 50% से कम होता है, और जो मेरा इन्वर्जन वाला काम है सीधी सी बात है, अगर वो 50% से कम है तो बेटा वो 50% से ज़्यादा होगा। मतलब जो रिटेन्ड वाला है, खुद सोचो कि जो कार्बोकैटायन है उसके बनने के पहले ही 2-4 मॉलिक्यूल ने पीछे से अटैक कर दिया होगा और लीविंग ग्रुप को इधर से निकाल दिया होगा। मतलब इस केस में जो इन्वर्ट वाला है वो थोड़ा ज़्यादा बन जाता है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत जगह हवाई बताते हैं, मगर मैं भैया देखो मेरा जो कॉन्सेप्ट है, मैं पता नहीं कौन कौन से बुक तो छांट के लाया हूँ, क्लेडन हो गया, सोलोमन हो गया, ठीक है। तो देखो बेटा रिटेंशन जो होता है, रिटेंशन वाला का मतलब वही जो जिधर से हटा उधर ही लग जाए, तो वो जो लगभग 50% से कम देखा गया है, और जो इन्वर्जन देखा गया है बेटा वो 50% से ज़्यादा देखा गया है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग थोड़ा सा इसका देख लेते हैं कि मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम मेरा बेटा SN1 का कैसे बनता है। मतलब हम लोग को क्या देखना है बेटा, हमारे पास SN1 रिएक्शन का बेटा पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम कैसा होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर SN1। देखो भाई, देखो कोई भी दुनिया के रिएक्शन हो बेटा, वहाँ ट्रांजिशन स्टेट जरूर बनती है। हाँ, TS बनने के बाद इंटरमीडिएट बना कि नहीं बना वो तो रिएक्शन पर डिपेंड करेगा। तो TS सब में बनती है, कुछ लोग कहते हैं SN2 में TS बनती है, उसमें वो बनता है। अरे भाई दुनिया की ऐसी कौन सी रिएक्शन है जहाँ पे बॉन्ड खट से टूट जाता है, धीमे धीमे टूटता है। ये जो धीमे धीमे टूट रहा है ना, वो जो धीमे धीमे बनता है ना, इसी को तो TS बोलते हो ना। मतलब ये बॉन्ड है और दिख रहा है फिर गायब भी गया, ऐसा थोड़ा होता है भाई, वो धीमे धीमे ब्रेक करता है, और किसको TS बोलते हो भाई। तो कुल मिला के सबसे पहले अगर मैं ऐसे लिख लेता हूँ R1 R2 R3, थोड़ा सा मैकेनिज्म दिखा रहा हूँ। तो ये बॉन्ड शुरुआत में पोलर था, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो ये ऐसा थोड़ा ना कि खट से ही टूट गया, ये ऐसे टूटा डॉट 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 डॉट, मतलब पोलरिटी पहले बड़ी होगी, तो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3, ये आया होगा TS1, इसको हम क्या बोलेंगे TS1, धीमे धीमे कमजोर हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद फिर जब कमजोर हो गया तो कमजोर के बाद भाई टूट जाएगा धीमे से, तो ये बन गया बेटा इंटरमीडिएट में क्या होता है, इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो TS से थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि इंटरमीडिएट में कई प्रकार के इफेक्ट लग जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो इससे वो सिस्टम को स्टेबलाइज भी कर सकता है, मोस्टली स्टेबलाइज ही करेगा। ये मेरे पास बन गया इंटरमीडिएट। अब न्यूक्लियोफाइल भैया आएंगे, वो कहेंगे हम यहाँ पर बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, तो बनाने दो, मगर आगे सीधे थोड़ा चपक जाएंगे, ये आएंगे, इनको आने दो, धीमे धीमे आने दो, तो ये TS2 हो गई। ये क्या हो गई बेटा
TH2 हो गई, फाइनली ये जुड़ जाएंगे तो मेरे पास बन जाएगा प्रोडक्ट। तो अगर मैकेनिज्म को देखें तो पहले एक TS1 बनेगी, फिर बेटा इंटरमीडिएट बनेगा, फिर बेटा TH2 बनेंगी, फिर बेटा प्रोडक्ट। तो अगर किसी ने पूछ दिया कि आपकी SN1 मैकेनिज्म में कितनी TS बनती हैं मोस्टली, तो आप बोलोगे भाई मेरे पास अगर SN1 चल रहा है तो 2 TS बनेंगी और एक बेटा इंटरमीडिएट बनेगा। अगर कार्बोकैटायन ने बदतमीजी ना दिखाई तो, उसने अगर अपना रीअरेंजमेंट नहीं करा तो, कहीं रीअरेंजमेंट लेके बैठ गया कहीं अपना, हम भैया इससे इसमें जाएंगे हम 2-7, तो फिर इंटरमीडिएट भी ज़्यादा बन सकते हैं। ठीक है, तो TS भी फिर ज़्यादा बनेंगे उस हिसाब से। फिलहाल पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम जो बिल्कुल सिंपल सलोनी से बिल्कुल जो आपका है उसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम इधर लिख देते हैं। रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट का मतलब है रिएक्शन का होना, तो ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। तो ये मेरे पास रिएक्टेंट है RX है, ये मेरे पास R डैश 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 X है, ये मेरे पास R प्लस है, ये मेरे पास R यहाँ माइनस और यहाँ प्लस दिखा देते हैं, ये डैश 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 न्यूक्लियोफाइल है, माइनस और प्लस दिखा देते हैं, ये मेरे पास TS1 है, ये मेरे पास TS1 है, ये मेरे पास इंटरमीडिएट है और ये मेरे पास TH2 है और ये मेरे पास प्रोडक्ट है। इस तरह का बेटा SN1 का ग्राफ देखने को आपको मिलता है। यहाँ तक बात आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी। ये मेरे पास सबस्ट्रेट है, पहले एनर्जी बढ़ेगी तो सबसे ज़्यादा जो हाई एनर्जी का होता है वो TS1 होता है, उससे थोड़ा स्टेबल क्या होता है इंटरमीडिएट, और उससे थोड़ा फिर हाई एनर्जी का। अगर मैं एनर्जी का ऑर्डर लिख दूँ यहाँ पर तो इंटरमीडिएट के बाद अगर मैं लूँगा तो यहाँ पर TH2 लूँगा। वैसे भी TS1 हमेशा ज़्यादा एनर्जी का होता है, आपको रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह में सिखाया गया होगा जहाँ पर भी आप कोचिंग करते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका हो गया। इंटरमीडिएट की एनर्जी सबसे कम है, उसके बाद TH2 की और सबसे कम बेटा TS1 की। तो ये एनर्जी का ऑर्डर है, ये बेटा एनर्जी का ऑर्डर है। अगर बेटा स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ लेगा, अगर बेटा इसी में आपसे स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ लेगा ना तो आप इसका उल्टा कर देंगे। मतलब स्टेबिलिटी में क्या है, सबसे कम स्टेबिलिटी बेटा किसकी हो जाएगी, TS1 की हो जाएगी, और सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी बेटा आपकी हो जाएगी इंटरमीडिएट की। तो ये तो मेरे पास SN1 का पूरा आपका व्याख्यान हो गया। अब आता है हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 रिएक्शन, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मेरे पास SN1 रिएक्शन को इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए, इन्हीं से ही क्वेश्चंस बनेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 रिएक्शन। ठीक है, पहले सुन लीजिए। पहला क्या है, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट कैसा है, पहला मेरे को देखना है नेचर ऑफ सबस्ट्रेट देखना है। ठीक है, दूसरा मैं देखूंगा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देखूंगा, दूसरा मैं क्या देखूंगा, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कौन सा लग रहा है। तीसरा मैं देखूंगा स्टेरिक क्राउडिंग से भी क्वेश्चन बनते हैं, या इसी को बच्चा मैं बी स्ट्रेन बोलता हूँ। अगर आपने अपनी कोचिंग में नहीं सुना है तो यहाँ सुन लो, किसने मना किया है। चौथे नंबर पे आपका सॉल्वेंट इफेक्ट है, चौथे नंबर पे क्या है आपका सॉल्वेंट इफेक्ट है। वो पाँचवें नंबर पे हम लोग मान सकते हैं इफेक्ट ऑफ लीविंग ग्रुप कैसा चाहिए। मतलब ये 5 फैक्टर हैं जो भैया एडवांस तक में काम आ जाते हैं। तो नीट और जेईई मेंस तो उसके थोड़ा नीचे ही आएंगे ना। तो पहला सबस्ट्रेट का नेचर कैसा होना चाहिए मोस्टली, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या है, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी है कि हाइपर कॉन्जुगेशन से कि मेसोमेरिक इफेक्ट। तो पहले हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट देखेंगे, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर कहीं जाके आपका इंडक्टिव इफेक्ट। स्टेरिक क्राउडिंग कैसा है, अगर जिस कार्बन से हेलोजन निकल रहा है वहाँ बड़े बड़े ग्रुप तो आके नहीं साढ़े से बैठ गए। ठीक है, तो बी स्ट्रेन बोलते हैं। और सॉल्वेंट कैसा ले ले जो हमारा SN1 फास्ट हो जाए, और या मेरे पास इफेक्ट ऑफ लीविंग ग्रुप कैसा है। इतना आप नोट करिए, फटाक से बना लिया होगा भाई साहब आपने। अब मेरा जो पहला पॉइंट आ गया बेटा, मेरा बच्चा पहला पॉइंट आ गया नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। मेरा पहला पॉइंट है नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। तो वो भैया मेरे पास सबस्ट्रेट का नेचर कैसा होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं ये मान लूँ
कि मैं कोई एल्किल हैलाइड लेके चल रहा हूँ और उसमें सारे ग्रुप एल्किल लगे हैं, मतलब एल्किल के अलावा कुछ अदर ग्रुप नहीं लगा है, मतलब बेंजीन रिंग ना हो, एलाइलिक सिस्टम ना हो, मतलब केवल एल्किल ग्रुप लगे हैं, तो मेरे पास एक होता है 0 डिग्री का एल्किल हैलाइड। एक ऐसा कार्बन जिसपे सारे H लगे होते हैं उसको मैं बोलता हूँ 0 डिग्री का। उसके बाद मेरे पास होता है 1 डिग्री का जिसपे बेटा एक कार्बन लगा होगा, एक लीविंग ग्रुप लगा होगा। फिर मेरे पास 2 डिग्री का, मेरे पास 2 कार्बन वाला, फिर मेरे पास 3rd डिग्री का। तो बेटा अगर मैं बात करूं केवल एल्किल ग्रुप लगा हो, मैं फिर से बता दे रहा हूं, इसके अलावा कोई अदर ग्रुप नज़र नहीं आना चाहिए। तो आपको अच्छी तरह पता है कि जो इसमें बनता है बेटा वो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, और 3rd डिग्री कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है बेटा वो 2 डिग्री वाले से ज़्यादा होती है, और 2 डिग्री वाले की स्टेबिलिटी बेटा आपकी 1 डिग्री वाले से ज़्यादा है। मतलब कुल मिला के मेरे पास सबसे कम रेट होगा CH3X वाले का, इससे ज़्यादा रेट होगा RCH2X वाले का, इससे ज़्यादा रेट होगा R2CHX वाले का, और सबसे ज़्यादा रेट होगा R3CX वाले का। कुल मिला के मैं फिर से बता दूं, यहाँ पर जो R लगा हो बेटा एल्किल के अलावा कुछ नहीं रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बेंजील अगर वगैरह हो गया तो इन सबसे स्टेबिलिटी में वेरिएशन आता है। तो कुल मिला के अगर मैं नेचर ऑफ सबस्ट्रेट की बात करूं तो 0 डिग्री वाले का रेट काफ़ी स्लो रहेगा, 1 डिग्री वाले का रेट हमेशा ज़्यादा होगा, 2 डिग्री वाले का रेट और ज़्यादा होगा, और सबसे फास्ट मेरे पास देगा 3rd डिग्री का। मगर मैं फिर से अपनी बात को दोहराना चाह रहा हूँ कि ये ऑर्डर आप तभी लगाएंगे जब सारे के सारे आपके एल्किल ग्रुप लगे हों। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मेथिल है, यहाँ भी मैं मेथिल कर दूं, यहाँ 2 मेथिल कर दूं, यहाँ मैं 3 मेथिल कर दूं, यहाँ एथिल कर दूं, वहाँ पर 1 एथिल कर दूं, यहाँ 2 कर दूं, यहाँ इस तरह से अगर चलेगा तो ऑर्डर बिल्कुल भी फॉलो कर जाएगा, क्योंकि हर जगह पे एक फिक्स ट्रेंड नहीं लगता है। अगर किसी R को मैंने बेंजील वगैरह में कन्वर्ट कर दिया ना तो वहाँ पर परेशानी आ जाएगी, वहाँ पर स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डिसाइड द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। तो पहला मेरे पास हो गया नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, 3rd डिग्री का होगा सबसे फास्ट SN1 देगा, 2 डिग्री का होगा थोड़ा स्लो देगा, 1 डिग्री का होगा और स्लो देगा, 0 डिग्री का तो घटियापन पे उतर जाएगा, देगा नहीं। ठीक, अच्छा मेरे पास 2nd नंबर पे आ रहा है बच्चा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चा? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। देखो भाई इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में क्या क्या आ सकता है, मेसोमेरिक इफेक्ट आ सकता है, आपका हाइपर कॉन्जुगेशन भी आता है, जो फिलहाल मैंने यहीं पर ही ऐड कर दिया है कि अगर ये 3rd डिग्री का होगा तो मोस्टली उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर ज़्यादा बनने वाले हैं इन कंपेयर टू 2 डिग्री इन कंपेयर टू। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में। ठीक है, तो अगर मान लो मेरे पास मैं बात करूँ SN1 की, तो यहाँ बच्चा बनना है कार्बोकैटायन, इसके बगल में कार्बन है, इस पे कोई ग्रुप Z लगा दिया। क्या लगा दिया बेटा? Z। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक सिंपल कार्बोकैटायन नहीं है, यहाँ पर बगल वाले कार्बन पर एक कार्बन छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो वहाँ पर अगर मैं ये कह देता हूँ कि कोई ग्रुप लग गया है जो Z है, अगर ये Z इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लग गया, अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग लग गया तो बेटा इलेक्ट्रॉन खींचेगा और यहाँ पर प्लस चार्ज को और बढ़ाएगा। तो जितना प्लस चार्ज बेटा यहाँ बढ़ेगा तो कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है बेटा वो और कम हो जाएगी। इस वजह से आपका जो रेट ऑफ SN1 है, रेट ऑफ SN1 ये बेटा डाउन कर जाएगा। ठीक है, अगर ये Z मेरे पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लग जाता है, ठीक है, अगर मेरे पास ये Z एक कार्बन छोड़ के वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है, अगर ये Z इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मतलब +M का हो जाए, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग में क्या क्या आ सकता है? -I हो सकता है, -M हो सकता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर मैं तुमसे कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग लग जाए। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग बेटा लग गया यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इस प्लस चार्ज को बेटा कम करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन देगा ना तो इसकी प्लस की कमी आएगी। भाई प्लस का मतलब क्या होता है? भाई इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गया, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला आ गया तो इस प्लस चार्ज को घटाएगा, और इस वजह से रेट ऑफ SN1 रिएक्शन
इंक्रीज करेगा। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। हाँ, एक कॉन्सेप्ट है कि अगर मेरे पास कार्बोकैटायन के बगल में ही अगर कोई हेटेरो एटम लग गया, अब आप कहेंगे सर ये तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। एक केस ये वाला ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन अगर बगल में कोई हेटेरो एटम लग गया तो अपने लोन पेयर से यहाँ इलेक्ट्रॉन धर देगा और इस कार्बोकैटायन को मैक्सिमम स्टेबलाइज कर देगा, जितना स्टेबलाइज कोई नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत फास्ट SN1 के थ्रू जाता है, इसका SN1 काफ़ी फास्ट होता है। अगर यहाँ नाइट्रोजन हो गया तो और फास्ट हो जाएगा, क्योंकि N बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन धरेगा, क्योंकि नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ऑक्सीजन से कम होती है। तो ये वाला केस थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस टाइप का है कि अगर कार्बोकैटायन के बगल में हेटेरो एटम है और अगर यही ऑक्सीजन ऐसा होता तो अब ये भाई साहब तो इलेक्ट्रॉन विड्रा कर लेते और -I के द्वारा ये वाला केस बन जाता। ठीक है, अगर हेटेरो एटम बगल में लग गया है तो ये इस कार्बोकैटायन को भरपूर स्टेबलाइज करेगा और SN1 ही देगा और तो कुछ दे ना पाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक बात उम्मीद समझ में आ रहा होगा। अब मैं इसको लेकर के, इस पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर के एक क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं 3 रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट लिख रहा हूँ और बताना ये है कि भाई किसमें आपका SN1 का रेट फास्ट होगा और किसमें स्लो होगा। जैसे मैंने ये बेंजीन बना ली, अब देखिए ये मैंने बेंजीन बना ली, यहाँ मैंने CH2 कर दिया, यहाँ मैंने X कर दिया, यहाँ Cl लगा दिया। ठीक है, फिर दूसरा मैंने क्या कर लिया, फिर से मैंने बेंजीन बना दी। इसी पॉइंट को लेकर के बता रहा हूँ, ये मेरे पास CH2 है, ये मेरे पास X है, ये मेरे पास NO2 हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर से मेरे पास बेंजीन बना ली मैंने और यहाँ पर मैंने ये CH2 कर लिया, ये X कर लिया, यहाँ मैंने आपका लगा दिया OCH3 लगा दिया। उसके बाद मैंने फिर से बेंजीन बना ली बेटा, ऊपर तो मैंने व्यवस्था चेंज करी नहीं, CH2X, और ये मैंने अब की बार क्या मेथिल लगा लिया, क्या लगा लिया, मेथिल। अब ये 4 मेरे पास सबस्ट्रेट हैं और चारों से ये कह रहा है कि SN1 का ऑर्डर लिख दो। देखो बेंजिलिक सिस्टम है, सारे बेंजिलिक सिस्टम के कार्बोकैटायन मोस्टली स्टेबल होते हैं। इन चारों को मेरे को SN1 का बढ़ता रेट चाहिए। अच्छा देखो, उसने जो ग्रुप लगा रखे हैं बेटा वो पैरा पोजीशन पे लगा रखे हैं, तो आपको अच्छी तरह पता है कि मेसोमेरिक इफेक्ट, देखो इंडक्टिव इफेक्ट बेटा सभी जगह काम करता है, सबसे ज़्यादा काम करता है आर्थो पे, फिर मेटा पे, फिर पैरा पे, मगर मेसोमेरिक इफेक्ट बेटा आर्थो और पैरा पे काम करता है और दोनों पे बराबर काम करता है। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूँगा, सबसे मैं X हटा लूँगा, सबसे मैं X नोच लूँगा, यहाँ से हट जाए, यहाँ से हट, तो ये मैंने हटा दिया। तो ये मेरा बन गया कार्बोकैटायन। तुरंत आप बना लें। अब क्या करें, चुपचाप से जा करके किसी दोस्त को बताए बिना इन चारों की स्टेबिलिटी को चेक कर लो। बेटा Cl के बारे में अगर ना पता हो तो Cl के पास लोन पेयर होते हैं, Cl प्लस M भी देता है, मगर Cl का जो प्लस M पावर है वो कम माना जाता है। हेलोजेंस का मोस्टली आपका जो प्लस M पावर है वो कम होता है इन कंपेयर टू -I, मतलब Cl इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। ठीक है, Cl क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और मैंने कहा था अगर इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो इस प्लस चार्ज को बढ़ाएगा, मतलब इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बेटा ये कम करेगा। ठीक है बेटा, NO2 तो इनके चाचा हैं, ये तो बेटा ये -I से खींच रहा होगा, ये खींच रहा होगा -I और -M से खींच रहा होगा, मतलब ये और धाकड़ है, ये तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन खींची मारे होंगे यहाँ पे। ठीक है, कहें जीने नहीं दूंगा तुझे, तू आ तो गया है, तेरे बदले अगर माइनस होता तो जी लेता, मगर ये तो तू मरने की स्थिति में आ गया, क्योंकि -I से भी परेशान करेगा, -M से भी परेशान करेगा। ठीक है, OCH3 में क्या है, ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, ये +M से इसको जाकर के स्टेबलाइज करेगा। +M का मतलब पता है ना, इलेक्ट्रॉन देने वाला हो, पैरा पे लगा है तो स्टेबलाइज करेगा। मेथिल भी देगा, हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ 3 CH3 है ना, तो हाइपर कॉन्जुगेशन से दे करके भी इसको स्टेबलाइज करेगा। तो सबसे ज़्यादा, ये मैं इसको A मान लेता हूँ, इसको B मान लेता हूँ, इसको C और इसको D मान लेता हूँ। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन C वाला है, क्योंकि +M से स्टेबलाइज हो रहा है। उससे कम स्टेबल आपका D वाला है, क्योंकि एक घटिया से इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज हो रहा है। और उसके बाद आपका A और B तो बिल्कुल अनस्टेबल सा कार्बोकैटायन है। तो ये ऑर्डर बेटा मेरे पास SN1 का फॉलो करेगा।
इस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के क्वेश्चन में उम्मीद है कि आपको क्लियरिटी आई होगी कि मैंने क्या समझाया है। अब मेरे पास तीसरा इफेक्ट आता है स्टेरिक क्राउडिंग इफेक्ट। मेरे पास जो थर्ड इफेक्ट बच्चा है मेरे पास है स्टेरिक क्राउडिंग इफेक्ट। तीसरा मेरे पास है स्टेरिक क्राउडिंग इफेक्ट या बी स्ट्रेन, बॉन्ड स्ट्रेन भी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, देखो भाई यहाँ पर क्या है, जो मेरे पास कार्बन, कभी कभी आपको केस फंसा देगा, आपको तीनों सबस्ट्रेट वो टर्सरी के दे देगा। आपको क्या करेगा बेटा, तीनों सबस्ट्रेट बेटा वो टर्सरी के दे देगा, फिर आप फंस जाओगे कि क्या करना है। जैसे मान लो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, आप एग्जाम्पल से बातें ज़्यादा समझेंगे। यहाँ पर 3 मेथिल कर लिए और यहाँ मैंने Cl लगा लिया। फिर मैंने क्या करा, एक मैंने एथिल लगा लिया और 2 मेथिल कर लिए। देखो ये भी थर्ड डिग्री का ही है मगर बेटा एथिल लग गया। फिर मैंने क्या करा, C पर बेटा 2 एथिल कर लिए और एक बेटा मैंने एथिल लगा लिया, मतलब एक मेथिल है और ये ऐसा हो गया। और आखिरी वाले में मैंने तीनों एथिल कर लिया। अब जो बच्चे ये रटके गए हैं कि थर्ड डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, उनकी सत्यानाशी पिट गई। ठीक है, जो बच्चे ये पढ़ के गए हैं कि जहाँ दिखेगा थर्ड डिग्री, जहाँ दिखेगा 2 डिग्री, जहाँ दिखेगा 1 डिग्री, भाई अरे उनकी सत्यानाशी पिट गई। देखो ये भी थर्ड डिग्री, ये भी थर्ड डिग्री, ये भी थर्ड डिग्री, वो भी थर्ड डिग्री। अब क्या करेंगे सर, कि हमको इसके बाद सिखाया गया है हाइपर कॉन्जुगेशन। देखो ठीक है, अच्छी बात है, यहाँ पर 9 हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे, यहाँ पर 3 3 6 2 8 होंगे, यहाँ 7 होंगे, यहाँ 6। हाइपर कॉन्जुगेशन में बहुत चेंजेस नहीं आ रहे हैं, एक एक का चेंज हो रहा है, एक एच का डिफरेंस है। भाई यहाँ 9 है, यहाँ 8 है, यहाँ 7, यहाँ 6। तो अब इस केस में बेटा हम लोग क्राउडिंग इफेक्ट देखेंगे, जिसमें बल्कि ग्रुप लगा होगा, जिसमें क्या लगा होगा, बल्कि ग्रुप। तो ये बल्कि ग्रुप क्या करते हैं, ये बल्कि ग्रुप क्या करते हैं, इस Cl को धक्का देने में। जब बड़े बड़े ग्रुप लगे होंगे ना, कहें भैया तो Cl खुद, मेथिल खुद एडजस्ट ही नहीं हो पा रहे हैं वहां पर, तो कहें हम सब में क्राउडिंग बहुत ज्यादा है, तुम निकल लो तो हम तुरंत प्लेनर हो जाए। यहाँ पे जो शुरुआत का बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, जिसमें ये अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पा रहे होंगे। ठीक है, Cl को निकालने के बाद, Cl को हटाने के बाद बनेगा कार्बोकैटायन, जिसमें आपका बॉन्ड एंगल होगा 120 का। कैन कुछ तो जीने के लिए समय, कुछ तो सांस ऑक्सीजन आएगी। अभी तो इन एथिल को ऑक्सीजन ही नहीं आ रही है, क्योंकि अभी इतने पास 109 डिग्री पे हैं। कम से कम 11 डिग्री थोड़ा बढ़ेगा, हम लोग थोड़ा सुकून से बैठ सकेंगे। तो कुल मिला के यहाँ पर बी स्ट्रेन कॉन्सेप्ट से आपका सॉल्व होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन से यहाँ पर सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, सबसे फास्ट रेट बेटा, सबसे स्लो रेट ए का, उससे फास्ट बी का, उससे फास्ट सी का, उससे फास्ट डी का। बहुत दिक्कत है तो क्लेडन की किताब पढ़ लो जाके, पता लग जाएगा। तो कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ, अगर हाइपर कॉन्जुगेशन में बहुत कम डेट, टर्सरी वाले केस की बात बता रहा हूँ, अगर हाइपर कॉन्जुगेशन में बहुत कम इफेक्ट पड़ रहा है तो हम लोग टर्सरी, जब सारे आर लगे हों, ठीक है, साइक्लिक एक्लिक रिंग बनी होगी, तो वहाँ तो हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई स्टेरिक क्राउडिंग वाली केस नहीं फंसता। ठीक है, तो ये मेरा SN1 का रेट बन जाएगा। अब हम लोग अपने आते हैं सॉल्वेंट इफेक्ट में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर आप SN1 पढ़ रहे हैं या फिर आप SN2 पढ़ रहे हैं तो सॉल्वेंट इफेक्ट पढ़ना आपका जरूरी है। 4th नंबर पे आ गया सॉल्वेंट इफेक्ट। तो मैं बता दूं पहले सीधे शब्दों में कि अगर मेरे पास SN1 रिएक्शन चल रही है तो बेटा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो हैं वो हम लोग SN1 के लिए लेते हैं। सर ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं? ऐसे सॉल्वेंट जो पोलर भी हों और साथ में बेटा प्रोटॉन को भी देते हों। अगर मेरे पास कोई सॉल्वेंट है जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है, तो कुल मिला के वो SN1 रिएक्शन को फेवर करते हैं। जैसे पानी आप ले लीजिए, पानी रे पानी, पानी माइनस प्लस, देखो भैया पोलर भी है और प्रोटॉन देने की भी क्षमता है। आप अल्कोहल कोई भी ले लीजिए, अल्कोहल में भी चलो बच गए, इधर तो R है, चलो इधर तो H है ना। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होते हैं मोस्टली वाटर और अल्कोहल, ये बेटा SN1 के रेट को बढ़ाते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ पर अगर आपको जानकारी ही चाहिए तो देखो ये मेरे पास इनिशियल सबस्ट्रेट है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ठीक है, ये इनिशियल। अब जब इसका TS1 बनेगा, TS1 तो R
डैश 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 एक्स और यहाँ माइनस यहाँ पर प्लस। देखो ये जो TS1 है, ये जो TS1 मैंने आपको भी मैकेनिज्म में बताई थी, इसकी एनर्जी बेटा बहुत हाई होती है, ऐसे बहुत हाई एनर्जी का होता है, ठीक है। अगर कोई किसी रिएक्शन की TS की एनर्जी को डाउन कर दे, ठीक है, अगर कोई इफेक्ट TS की एनर्जी को डाउन कर दे, मतलब ये TS1 यहाँ भाई साहब टहिल रहे थे, किसी इफेक्ट से TS1 यहाँ पर आ जाए तो कुल मिला के एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन तो कम हो गई ना, तो रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हुआ तो इसका जो ये वाला पोल है, H वाला पोल है, जो H वाला पोल है वो इस सिरे को जाके संभालेगा और जो इसका O वाला पोल है, O वाला पोल है वो इस सिरे को संभालेगा। तो एक इंट्रैक्शन होगा जिससे ये TS1 जो होगा स्टेबलाइज होगा। जो TS1 है उसी की वजह से तो रेट स्लो था, क्योंकि TS2 तो थोड़ा सा उठता है मगर TS1 तो बहुत उठता है भाई। तो इस वजह से आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी भी रिएक्शन में वाटर लिखा है या बेटा अल्कोहल लिखा है, मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिखा है, तो वहाँ पर आपका जो SN1 का रेट होगा बच्चा वो फास्ट हो जाएगा। कोई पूछ ले ऐसा क्यों होता है तो आप बता दीजिएगा कि SN1 मैकेनिज्म में जो TS1 होता है, क्या होता है बच्चा, TS1 होता है उसको स्टेबलाइज करता है। लास्ट में मेरे पास जो 5th नंबर पे आ रहा है इफेक्ट ऑफ लीविंग ग्रुप। तो देखो भैया जो लीविंग ग्रुप वाला इफेक्ट है वो बेटा SN1 और SN2 के लिए सेम होता है, ठीक है। देखो सीधी सी बात समझो यार, जब लीविंग ग्रुप निकल पाएगा तभी SN1 भी हो पाएगा और तभी SN2 भी हो पाएगा। ऐसा तो है नहीं कि लीविंग ग्रुप निकले नहीं पा रहा है तो ना तो SN1 हो पाएगा ना तो SN2। कुल मिला के लीविंग ग्रुप के लिए भाषा हम यूज़ करेंगे गुड लीविंग ग्रुप चाहिए, गुड नहीं चाहिए हमें, गुड लीविंग ग्रुप चाहिए। मतलब I- सबसे बेस्ट लीविंग ग्रुप है, उसके बाद Br-, उसके बाद अगर हेलोजन की बात करी जाए तो ये इनका बेटा आपका लीविंग ग्रुप का ऑर्डर है। मतलब अगर I- कहीं निकलना है सबसे तेज निकल जाएगा और SN1 के रेट को फास्ट कर देगा। अगर Br- निकलना है बेटा थोड़ा स्लो निकलेगा, Cl- थोड़ा और स्लो और F- तो निकला सा ही नहीं होता है, ठीक है। हाँ कुछ स्पेशल लीविंग ग्रुप हैं जिनको अगर मैं लिख दूं, जैसे टॉसलेट लीविंग ग्रुप हो जाए, ब्रोसलेट लीविंग ग्रुप हो जाए। जैसे मैं ये बना देता हूँ बेंजीन, बेंजीन के बाद S डबल बॉन्ड हो यहाँ O- और यहाँ पर मेथिल लग जाए तो ये OTS के नाम से होता है बेटा। ये गुड लिविंग ग्रुप है, इसको मैं टॉसलेट बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, टॉसिलेट। इसको मैं क्या बोलता हूँ, टॉसिलेट। बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है। इसी जगह अगर मैं यहाँ पर Br कर देता हूँ, ठीक है, मतलब जहाँ पर मेरे पास मेथिल है वहाँ Br, तो ये ब्रोसिलेट हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्रोसिलेट हो जाता है, ठीक है। अगर मैं NO2 कर दूं तो ये नॉसिलेट हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे ध्यान रखिएगा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ये गुड लिविंग ग्रुप हैं। अगर कहीं ये सब दिखाई पड़ते हैं, अगर ये सब दिखाई पड़ते हैं तो मतलब तुरंत ये निकलेंगे और तुरंत निकलने के बाद मोस्टली पॉसिबिलिटी है कि आपका कार्बोकैटायन बनेगा और कार्बोकैटायन बनेगा तो मोस्टली आपका जो होगा SN1 से जाने की संभावना बढ़ेगी। तो अब मैं एक फाइनल चीज़ बता दूं, 0 डिग्री वाला कभी भी SN1 नहीं देता है, ये दिमाग में रख लो। 1 डिग्री वाला भी SN1 बड़ी मुश्किल से देता है, ठीक है। 2 डिग्री वाला SN1 दे देता है डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्वेंट। अगर आपने 2 डिग्री लिया है और साथ में आपने पोलर प्रोटिक्स मान लो 2 डिग्री ले लिया है, आयोडीन भी लगा दिया है, ठीक है, बढ़िया लिविंग ग्रुप भी लग गया और वहाँ पर आपने क्या करा, सॉल्वेंट भी पोलर प्रोटिक रख लिया है, तो SN1 होने की संभावना बढ़ जाएगी। 3rd डिग्री वाला हमेशा SN1 ही देता है, ये कभी भी SN2 के रास्ते को नहीं पकड़ता। क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर 0 डिग्री वाला हुआ SN1 कभी नहीं देगा, SN1 देगा तो मोस्टली 3rd डिग्री वाला हमेशा देगा, ठीक है। अगर 1 डिग्री वाला तो भी SN1 को आप पीछे अवॉइड करिए थोड़ा सा। अगर 2 डिग्री वाला है तो SN1 SN2 दोनों देता है। अगर आपने सॉल्वेंट SN1 के अकॉर्डिंग ले लिए हैं तो मोस्टली SN1 दे देगा।
अगर सॉल्वेंट आपने SN2 के अकॉर्डिंग SN2 का लेक्चर अलग आएगा, तो ये तो पूरा टोटल बेटा आपका SN1 का लेक्चर था। उम्मीद है इस लेक्चर के बाद जो मेरे नीट वाले बच्चे हैं, जेईई मेंस वाले बच्चे हैं, उनको काफ़ी हद तक SN1 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब फिलहाल अभी तो थ्योरी के लेक्चर आ रहा है, बच्चों के फरमाइश अगर होगी तो मैं इनके क्वेश्चंस का भी लेक्चर लेके आऊँगा। अगर आपको लेक्चर बढ़िया लगा हो, लेक्चर चौकस लगा हो, समझ में आया हो, तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर कर दो, ताकि आपके पास जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है इस तरह से छोटे टॉपिक्स का वो आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।